तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपनी लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे इस पीडीएफ के अंदर, इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हमारे पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे, जितने भी आपके पीवाईक्यूज आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे इंक्लूड होंगे। मस्त मस्त आंसर लिखे हुए। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपको 2 ही स्टेप लेने हैं, इस वीडियो को पूरा देखना है। और जब आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पे करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई अमाउंट हम चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ को रीड करना है, एक बार इस पीडीएफ को रीड कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की नीड है आपको, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, छोटा सा कुछ रह गया है, या फिर एक बार लगता है कि हाँ छोटा सा रिवीजन चाहिए हमको, तो आप मुझे बता सकते हो। व्हाट्सअप और ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप पे हम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। एक बार और एक और चीज़ कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, तो जाकर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, कंपनी क्या होती है? देखो, कंपनी बेसिकली एक ऐसी लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब एक ऐसी लीगल बॉडी है, समझ लो। ठीक है, जो कि हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाते हैं। और इसका मोटिव क्या होता है, क्या करने के लिए हम ऐसी एंटिटी बनाते हैं? किसी ना किसी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, या किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हम ऐसी लीगल एंटिटी बनाते हैं, जिसे हम कंपनी कहते हैं। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। अगर मैं लॉ की नज़र में बात करूँ तो लॉ की नज़र में कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी एक अलग पर्सन है, उसके नाम पर आप वहाँ पर लैंड खरीद सकते हो, उसके नाम पर आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे कि हम इंसानों में होता है कि आप अपने पापा के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, उसी तरीके से कंपनी के नाम पर सेपरेट आप लैंड भी परचेज कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो, और सारी कई चीज़ें कंपनी के नाम पे ही कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो इसे हम कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। वो जिंदा तो है नहीं, तो इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल हु फॉर्म और मैनेज इट, मतलब कि जो उसे मैनेज करते हैं। मैनेज कौन करता है, ये याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। ठीक है, ये इसे मैनेज करते हैं कंपनी को। लेकिन इसे ऑन कौन करता है, मतलब मालिक कौन होते हैं इसके? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमसे कह रहा है कि कंपनी जो है ना, वो इन दोनों से ही अलग है, मतलब कंपनी एक पूरी तरीके से सेपरेट है। अगर कल को कुछ होता है, मान लेते हैं इस कंपनी की वजह से, इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से, या कोई भी गलती होती है कंपनी से, तो कोई बंदा या कोई कस्टमर जब केस करेगा तो वो इन पे नहीं करेगा, पर्टिकुलरली श्याम नाम के मैनेजर पे नहीं करेगा केस, या फिर अगर कोई शेयर होल्डर है जिसका नाम अमन है, उसके ऊपर नहीं करने वाला केस। वो करेगा इसके नाम पे। कोर्ट में जाकर जो अर्जी देगा वो किसके नाम पे की देगा? कंपनी के नाम की देगा। जो बंदे इसे मैनेज कर रहे हैं और जो बंदे इसे ऑन कर रहे हैं, दोनों से ही ये सेपरेट होता है, सेपरेट बॉडी होती है। ठीक है, इट हैज़ इट्स ऑन लीगल आइडेंटिटी, इसके पास एक खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। मैंने अभी आपको बताई ये चीज़ें। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। पहली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट है पूरी तरीके से, अपने ऑनर से, अपने मेंबर से पूरी तरीके से सेपरेट है। ठीक है, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप। ठीक है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो वो कंपनी के नाम पर जा सकते हो। मतलब कि अगर मैं जाऊँ, मान लो मैं एप्पल कंपनी में काम करता हूँ और मैंने सैमसंग के साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं गया अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम का हो रहा है? एप्पल और सैमसंग के नाम का हो रहा है। तो एप्पल भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और सैमसंग भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आया? लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे, अगर कल को कंपनी होती है, कंपनी अगर किसी तरीके से डूब जाती है, या कंपनी मान लो घाटे में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है, तो उस केस में जो शेयर होल्डर होंगे उनके पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी। फिर से एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि कल को कंपनी लॉस में चली गई, डेट में चली गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो भी कर्जदार होंगे, जो भी लोग होंगे, इंसॉल्वेंट जब कंपनी हो जाएगी तो आएंगे और कंपनी के सारे एसेट्स बेच देंगे, कंपनी की सारी मशीनरीज बेच देंगे। लेकिन वो शेयर होल्डर्स यानी जो मालिक होंगे उनके घर तक नहीं जाएंगे, घर के एसेट्स बेचकर अपना कर्जा पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है, वहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो पार्टनर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो काफ़ी लिमिटेड है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि देखो कंपनी तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, कंपनी जो है आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेगी, भले ही उसके जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो आए जाए, मतलब मेंबर्स डायरेक्टर बदलते रहें, लेकिन कंपनी जो है चलती रहेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी थे तब भी कंपनी चल रही थी, टाटा कंपनी, और रतन टाटा जी नहीं है तब भी कंपनी चल रही है। अनिल अंबानी अगर रहेंगे, मतलब सॉरी मुकेश अंबानी अगर रहेंगे तब भी रिलायंस चलेगी, आगे चल के वो नहीं रहेंगे तब भी रिलायंस चलेगी, कंपनी वही रहेगी, बस लोग या जो उसे मैनेज करते हैं वो बदलते जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप यहाँ पे शेयर्स को, पब्लिक कंपनीज की केस में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी कंपनी ऑपरेशंस को अफेक्ट किए, मतलब कंपनी ऑपरेशंस को बिना नुकसान पहुँचाए आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो।
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब शेयर्स क्या होता है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। शेयर्स का मतलब होता है, वैसे तो आपने क्लास 12th 11th में पढ़ रखा होगा, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को मैंने 4 हिस्सों में काट दिया, तो ये जो एक है ये शेयर है, मतलब मालिकाना हक, मतलब ऑनरशिप का आप थोड़ा सा पार्ट जब दे देते हो किसी को तो वो शेयर्स कहलाता है, ठीक है, कैपिटल का छोटा सा हिस्सा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आपको बता चुका हूँ। कॉमन सील का मतलब होता है कि अब ये मैंडेटरी नहीं है वैसे, लेकिन कॉमन सील का मतलब होता है, कॉमन सील का मतलब है कि पहले क्या होता था, कंपनी के पास एक सील होता था, मतलब कि जो वो हर अपने लीगल डॉक्यूमेंट में रखती थी, एक कॉमन सील होता था, ठीक है। लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं और जो ऑनरशिप होती है, मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो लोग इसे ऑन करते हैं जो ऑनर्स होते हैं, ठीक है, और जो लोग इसे मैनेज करते हैं जो कि मैनेजमेंट में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये दोनों सेपरेट होते हैं, यहाँ पर सेपरेट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो बंदे ऑन कर रहे होते हैं वही मैनेज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। रेगुलेशन एंड कंप्लाइंस, अब देखो हर चीज़, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, ये आप पॉइंट हर जगह लिख सकते हो। तो जो कंपनी होती है उसे कंपनीज एक्ट मानना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के रूल्स मानने पड़ते हैं, और अपने जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उसके साथ ही जो एक्ट में लिखा हुआ है वही करना पड़ता है उसे, ठीक है। तो ये कंपनीज का बेसिक सा हो गया। फिर कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, देखो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब पहले समझो, व्हील का मतलब पहले समझो अच्छी तरीके से। व्हील का मतलब होता है एक तरीके से पर्दा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये इसको चला रहे हैं बैकग्राउंड में। तो कंपनी को कौन चला रहा है, शेयर होल्डर्स चला रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब कि जो ये एक पर्दा टाइप होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन करता है, मतलब ये पर्दे की तरह बैठा रहता है कि अगर कल को मान लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कल को किसी तरीके का कोई केस हो जाता है, किसी तरीके की कोई बात हो जाती है, तो कंपनी के ऊपर आएगी बात, ठीक है, इनके ऊपर पर्सनल तरीके से नहीं जाएगी, इनके ऊपर पर्सनल बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो एक सेपरेशन का पर्दा लगा हुआ है जो कि व्हील ने लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा कॉर्पोरेट व्हील होता है, ठीक है। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट द आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, मतलब इन दोनों की आइडेंटिटी, कंपनी को अलग कर रहा है और शेयर होल्डर्स को अलग कर रहा है। इट मीन्स द कंपनी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इट्स मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर इट्स एक्ट। तो कहने का मतलब है कंपनी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, अगर कुछ भी कंपनी ने कल को कुछ किया तो पूरी कंपनी, मान लो कोर्ट के पास गया मैटर और कंपनी उसमें से मतलब कल्प्रिट पाई गई, तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शेयर होल्डर्स की भले ही लॉस हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब तो ये होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि भाई लिफ्टिंग या पियर्सिंग क्या होती है, भाई लिफ्टिंग क्या होती है, कब हम, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, कब हम पर्दा उठा देते हैं, ये व्हील उठाने का मतलब है क्या। देखो होता क्या है ना कि जब ऐसा देखा, लोगों ने ऐसा देखा कि भाई कॉर्पोरेट व्हील है, ठीक है, हमारे सामने बीच में सेपरेशन लगा हुआ है। अगर मैं मान लो किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मैं कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ या ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिससे मुझे ही बेनिफिट होने वाला है, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो कोर्ट ये देखता है कि भाई कंपनी जो है वो कल्प्रिट तो पाई गई है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है ना कि इसके पीछे का डिटेल रीज़न जानने के लिए, तब वो जो ये व्हील है, ये जो बीच का पर्दा है जो सेपरेट कर रहा है, इसको उठा देती है, लिफ्ट कर देती है, ये देखने के लिए कि कहीं किसी इंडिविजुअल पर्सन की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है, कहीं किसी ने अपने बैड इंटेंशंस की वजह से जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया है। तो उस केस में इसको हटाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि पीछे इसके क्या रीज़न है। समझ में आया लिफ्टिंग क्यों होती है। तो देखते हैं एक बार कौन कौन सी सिचुएशन में यहाँ पर लिफ्ट किया जाता है, कौन कौन से सिचुएशन में पर्दा उठा लिया जाता है। किसी तरीके का अगर फ्रॉड या इनप्रॉपर कंडक्ट हो रहा हो, किसी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए जब कंपनी बस क्रिएट कर दी जाती है, मान लेते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि होता क्या है कि बस टैक्स बचाने के लिए कंपनी क्रिएट कर दी जाती है, ताकि हम उसमें दिखा सकें कि हम कंपनी का ऑपरेशंस पे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी के वहाँ पे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, लग नहीं रहे होते, लेकिन बस हम टैक्स बचाने के लिए इस कंपनी को क्रिएट कर देते हैं। तो उस केस में भी, ठीक है, ये एजेंसी और सेम कंपनीज इफ अ कंपनी एक्ट्स ओनली एज अ एजेंट ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, होता है कई बार कि कंपनी क्या कर रही है, बस मेंबर की एजेंट बन के काम कर रही है, मतलब जो मेंबर है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंपनी जो है वो बस एक, ऐसा कह सकते हैं, कंपनी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, ऐसा, ठीक है। अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, अगर किसी तरीके की मिसयूज़ करता है कंपनी अपने पावर का, या फिर किसी तरीके के रूल्स और कंप्लाइंस को तोड़ता है, लॉज को तोड़ता है, तब उस केस में उठा सकते हैं।
एनिमी कंपनी, ड्यूरिंग वॉर टाइम इफ एनिमीज कंट्रोल अ कंपनी द कोर्ट में डिस्कार्ड इट सेपरेशन लीगल आइडेंटिटी, सॉरी, ठीक है। अगर मान लो वॉर टाइम की बात है, अगर युद्ध होता है या कुछ होता है, तो अगर एनिमीज कंट्रोल कर रहे होते हैं, दुश्मन आपकी कंपनी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उस केस में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाती है कोर्ट के। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इन द केस ऑफ गिलफोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन द कोर्ट लिफ्टेड द व्हील बिकॉज द कंपनी वाज फॉर्म्ड टू अवॉइड अ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। तो कंपनी ने क्या किया था, एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, मतलब कि जो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था उसको अवॉइड करने के लिए ही कंपनी क्रिएट कर दी थी। उस केस में व्हील को उठाया गया था, लिफ्ट किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। देखो आपको समझना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको आंसर लिख के कैसे आना है। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो छोटे छोटे आंसर्स हैं, है ना, हम लिखेंगे कैसे। और आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बड़े आंसर्स भी दे देता ना तो आपको याद नहीं होता। आपको याद क्या रहने वाला है, आपको याद होने वाला है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ याद होने वाली है। तो समझना ध्यान से। अगर किसी तरीके की कोई भी मान लो एक 4-5 लाइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, मान लो डायरेक्ट आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो आ जाता है 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 लाइन का कोई क्वेश्चन, कुछ भी उसमें केस स्टडी टाइप पूछा है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो उसमें एक टर्म ऐसा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर होगा कह सकते हैं यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी, एक टर्म ऐसा होगा जो कि आपको उसका मतलब पता होगा, वो तो पता होगा ना। तो सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करो, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बारे में अच्छे से लिख दो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर उसके बाद दूसरा टर्म देखो, उसके बारे में अच्छे से लिख दो, और उसके बाद एक प्यारा प्यारा सा यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर नहीं आता है, पूरी तरीके से आप भर नहीं पा रहे हो, तो एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, आपको पक्के मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमसे पूछा है कितने के टाइप्स की कंपनीज होती हैं। तो देखो लाइबिलिटी के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स की कंपनी होती है। सबसे पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लिमिटेड होती है शेयर तक ही, जितने मान लेते हैं ये बंदा है, ये शेयर होल्डर है, ठीक है, जो इसकी लाइबिलिटी है अगर किसी चीज़ को पे करने की, तो वो क्या है, अपने शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है वही पे करेगा ये, ठीक है, इतनी ही लाइबिलिटी है। इसके घर तक बात नहीं जाएगी। अगर इसकी कुछ भी फाइनेंशियली दिक्कत होती है कंपनी में, तो घर तक बात नहीं जाएगी, वो तब तक ही लाइबल है, तब तक ही उसकी लाइबिलिटी है जब तक वो अपने अनपेड अमाउंट शेयर्स के नहीं दे देता, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स गारंटी ए स्पेसिफिक अमाउंट इफ कंपनी इज वाइंड अप, ठीक है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट की, अगर कंपनी किसी तरीके से वाइंड अप हुई, कंपनी किसी तरीके से बंद हो गई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, मेंबर्स के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर कंपनी कुछ होता है, कंपनी के केस में कुछ होता है, इसके ऊपर कुछ केस हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जो कर्जदार होंगे, जो कि भी जिन्होंने उधार दे रखा होगा कंपनी को, जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं, वो आएंगे और वो बंदे के पर्सनल शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट, सोफा, टीवी भी उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स के टर्म में इसके बेसिस पे कितने टाइप्स की कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, याद रखना, और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। ओपीसी की बात करें तो इसमें जाहिर सी बात है, इसका तो नाम ही पता चल रहा है आपको, 1% कंपनी, इसमें एक ही बंदा होता है मेंबर के तौर पे। कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब समझना ध्यान से, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी है, और ये मान लेते हैं ये XYZ कंपनी है, ठीक है। ये एबीसी कंपनी ने क्या किया, XYZ कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए। तो 51% शेयर का मतलब है कि आधे से ज़्यादा शेयर खरीद लिए एबीसी ने। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके पास कितने शेयर्स बच गए, इसके पास खुद के तो 49 शेयर्स बच गए ना। तो देखो ये ज़्यादा हुई या ये ज़्यादा हुआ, जाहिर सी बात है एबीसी लिमिटेड के पास ज़्यादा शेयर्स है। अब तो होल्डिंग कंपनी ये है और सब्सिडरी कंपनी ये है, मतलब कि जो कंपनी होल्ड कर रही है, जो कंपनी ज़्यादा शेयर्स के साथ अब दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है, वो होल्डिंग है, और जिसे होल्ड किया जा रहा है वो यहाँ पर सब्सिडरी है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट टाइप भी समझ लिया। होल्डिंग कंपनी क्या है, कंट्रोल 1 और मोर सब्सिडरी कंपनी, जो कि सब्सिडरी कंपनीज को कंट्रोल करती है। सब्सिडरी कंपनी क्या है, कंट्रोल बाई है होल्डिंग कंपनी, जिसे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है। फिर एसोसिएट कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी में देखो सीधी सी बात है कि इसमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होता है, मतलब इंपॉर्टेंस तो होता है इस कंपनी का, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं होता। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर सकती है पूरी तरीके से, क्यों, क्योंकि उसके पास 51% शेयर है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ 20% शेयर होल्डिंग या पार्टिसिपेशन होता है बिजनेस डिसीजन में, ठीक है। 20% ही पार्टिसिपेशन बिजनेस डिसीजन में हमें एसोसिएट कंपनी का देखने को मिलता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी स्टार्ट करने की बात, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है? इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसे फॉर्म किया जाता है किसी स्पेशल एक्ट से, ठीक है। किसी भी स्पेशल एक्ट से इसे फॉर्म किया जाता है, जिसका ना जैसे हमारा हो गया आरबीआई हो गया, इसी तरीके से कोई भी अगर हम कोई भी कंपनी अगर फॉर्म करते हैं किसी स्पेशल एक्ट से, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी कंपनी, है ना। रजिस्टर्ड कंपनी फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। कोई अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा रहा है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी हो गई। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे दो टाइप्स की कंपनी आ गई, ठीक है। लिस्टिंग के बेसिस पे एक अनलिस्टेड, जिसके शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है शेयर मार्केट में जो आप देखते हो जहाँ पे शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वहाँ पर लिस्टेड है। और अनलिस्टेड कंपनी का मतलब होता है कि शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है। इसके शेयर्स कहीं भी लिस्टेड नहीं है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसके क्लॉजेस क्या क्या हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। मतलब कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी के गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज़ द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट एंड डिटरमाइंस द कंपनीज स्कोप ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि अगर कोई कंपनी ऑपरेशन कर रही है, इस तरीके की चीज़ें कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इस साल उसका क्या टारगेट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें पता चलती है। क्लॉजेस देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से क्लॉजेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेम क्लॉज कंटेन्स द लीगल नेम ऑफ द कंपनी विथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड एज एप्लीकेबल। मतलब पहले नेम क्लॉज होगा, ठीक है, जहाँ पर हमें कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, लीगल नाम देखने को मिलेगा, या तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा या तो उसके पीछे लिमिटेड लिखा होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज शोज द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। मतलब कंपनी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है वहाँ का वहाँ एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस दिया होगा, उसके बारे में मेंशन किया होगा। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली स्टेट्स द मेन एंड अदर ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फाउंड। मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसकी वजह से कंपनी फॉर्म की है आप लोगों ने, ठीक है। इट लिमिट्स द कंपनीज एक्टिविटी। अगर कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है, तो जो ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पे मेंशन करोगे उसी के रिगार्डिंग आप वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। जो भी मोटिव आप वहाँ पे मेंशन करोगे। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है? ये आपको मेंबर्स की लाइबिलिटी बताने में हेल्प करती है कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो शेयर से लिमिटेड है, गारंटी से लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज क्या होता है? स्टेट द टोटल कैपिटल इन डिवीजन इनटू शेयर। मतलब वहाँ पर टोटल कैपिटल बताया होता है कि ये हमारी टोटल कैपिटल है और शेयर्स हमारे इतने के हैं, एक शेयर हमारा इतने का है, हमारे इतने शेयर होल्डर्स है, इतने शेयर्स बिक चुके हैं। तो मतलब पूरा कैपिटल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कैपिटल क्लॉज में होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ इनिशियल सब्सक्राइबर्स एंड देयर शेयर होल्डर्स। मतलब कि जिन्होंने शेयर्स ले रखा है, जिन्होंने शेयर्स ले रखा है। कैपिटल क्लॉज में क्या हुआ, हमें बताया गया कि कैपिटल कितने का है, मतलब कैपिटल टोटल कितना है और कितने शेयर्स में डिवाइडेड है ना। और सब्सक्रिप्शन में क्या बताया जाएगा, कितने शेयर होल्डर्स ने हमारे जो शेयर्स हैं वो खरीद रखे हैं। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, अ कंपनी कांट डू एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप डिफाइंड इन द एमओए। मतलब कंपनी एमओए से बाहर, मतलब एमओए के अगर कुछ लिखा है एमओए में, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसके बाहर कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। एनी एक्ट आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्टिव इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर्स, कि अपने पावर से पीछे हो गए, मतलब अपने पावर से आगे बढ़ के उसने कुछ किया, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। इसे भी पढ़ेंगे अल्ट्रा वायर्स, इसे भी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर जो एमओए है उसके बाहर जाकर कुछ भी काम नहीं कर सकती, जो भी एमओए के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वही करना है उसको। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक रूल या रूल बुक की तरह है, ठीक है, रूल बुक की तरह है, जिसे हम फ्रेम करते हैं। क्यों? इंटरनल मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए कि हम इंटरनली कैसा काम करने वाले हैं। एमओए किस लिए था? एमओए बेसिकली ये था कि कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी थी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने शेयर्स हैं, कितनी कैपिटल है। लेकिन एओए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम इंटरनल मैनेजमेंट को गाइड कर रहे हैं कि भाई अब किस तरीके से हमें काम करना है, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, वो हम बता रहे हैं यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट को। इट्स लाइक अ रूल बुक फॉर डायरेक्टर एंड ऑफिसर। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि वो एक रूल बुक की तरह काम करता है, जो कि हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन दिखा रहा हो या रूल्स बता रहा हो, रेगुलेशंस बता रहे हो। कंटेंट क्या है एओए के? रूल्स रिलेटेड टू द कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड राइट्स। क्या शेयर कैपिटल से रिलेटेड रूल्स हैं या फिर क्या हमारे पास शेयर होल्डर्स की राइट्स हो सकते हैं। डिटेल अबाउट द डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स। डायरेक्टर्स की क्या पावर्स हैं, डायरेक्टर्स का रोल क्या है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सब चीज़ें का डिटेल लिखा होता है यहाँ पे। मीटिंग एंड प्रोसीजर्स, कब कब मीटिंग होनी है, कितने बार होनी है, साल में कितने बार होनी चाहिए मीटिंग, कौन कौन सी मीटिंग होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा उसका, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, कौन सी डेट पे हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, कौन से मंथ पे करेंगे, कितना करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। बोरोइंग पावर्स, हम कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हैं पैसा, किस तरीके से हमें बोरो करना है, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो कंटेंट
इक्विवेलेंट ये है हमारा एओई का। अल्टरेशन ऑफ एओई, मान लो अल्टरेशन का मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज। अगर हमें चेंज करना है, किसी तरीके का चेंज लाना है एओई में, तो वो कैसे होगा? एओई कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो एक मीटिंग बैठी हुई है, ठीक है, मीटिंग में एक तरीके की वोटिंग होती है। अगर मीटिंग में वोटिंग में अगर कोई 75% किसी तरीके के बिल को या किसी तरीके के आइडिया को, किसी तरीके के प्रपोजल को 75% तक वोट मिल जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 75% मेंबर इसे वोट करते हैं तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन बन जाएगा और इसमें चेंजेस हो सकते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए इसके? तो बेसिकली इट मस्ट नॉट वायलेट द एमओए, मतलब एओई जो है वो एमओए को वायलेट नहीं करना चाहिए। भाई एओए क्यों बना रहे हैं? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और एमओए क्यों था? एमओए था बेसिकली कंपनी की पूरी डिटेल थी, ऑब्जेक्टिव थी। तो अगर एओए में ऐसी कोई एक्टिविटी लिख देंगे जो कि एमओए में ऑब्जेक्टिव को ही वायलेट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को ही हटा रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। मान लेते हैं कि अगर एमओए में लिखा हुआ है कि हम किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों पे काम नहीं करेंगे, लेकिन एओए में कल को लिख दिया कि एओए में अगर हमारे पास मेंशन कर दिया कि हम जो है किसी ना किसी तरीके के ड्रग्स का यूज़ करने वाले, तो हो गया ना वायलेट, यहाँ पे एमओए का वायलेशन हो गया यहाँ पे। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। अब भाई ये तो आप हर जगह लिख सकते हो कंपनी के रिलेशन में, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस में, कि वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर ही होना चाहिए। इट शुड बी बोनाफाइड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। खुद ही सोचो, अपना दिमाग खुद ही लगाओ कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मैं किसी प्यून को रख के पानी भी दिलवा रहा हूँ ना कंपनी में, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो किसके लिए हो रही है? वो जाहिर सी बात है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए हो रही है, कंपनी के लिए हो रही है, कंपनी के फायदे के लिए हो रही है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इनसे बोला है कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसके लीगल स्टेटस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम प्रमोटर्स क्या करते हैं, पहले ही कर लेते हैं कंपनी स्टार्ट होने से पहले। मतलब प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि आइडिया को, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, वहाँ से लेकर कंपनी को पूरा एग्जिस्टिंग तक ले जाते हैं, ये होते हैं हमारे पास प्रमोटर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये होते हैं हमारे पास प्रमोटर्स, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले, लीगली फॉर्म होने से पहले, लीगल तरीके से फॉर्म होने से पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कंपनी के बिहाफ पे, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया रखा है कि अगर मैंने कंपनी बिना स्टार्ट हुए ही पहले से ही कहीं पे ऑफिस स्पेस बाय कर लिया, पहले से ही ऑफिस स्पेस कहीं से लीज पे ले लिया, तो उस केस में वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो क्या बना? इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल प्रोविज़न है उसके लिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमसे बोला है कि अगर ये जो कंडीशंस है वही होगा तभी कंपनी लीगली बाइंड अप होगी, मतलब लीगली तरीके से बंध जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, वरना ऑटोमेटिकली नहीं होता। 4 यहाँ पे कंडीशंस है। पहला तो कंपनी के बेनिफिट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। कंपनी खुद का घाटा क्यों करने वाली है? द कंपनी एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी उसका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द कंपनीज स्टेट ऑब्जेक्टिव इन मेमोर। जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वायलेट ना करे। फिर से वही बात आ गई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं उसके अंदर ही रहे, उसके बाहर ना जाए। देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी टू द अदर पार्टी। मतलब कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा एक्सेप्टेंस हो, पूरा क्लियर कम्युनिकेशन हो, पूरा क्लियर तरीके से लिखा हो, बताया गया हो कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया गया कंपनी के द्वारा अदर पार्टी से। समझ में आया? तो ये कुछ कंडीशंस हो गए हमारे पास। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी देखते हैं एक बार, इसे दिखाया गया है सेक्शन 268 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हैज़ अ मिनिमम मेंबर ऑफ 2 और यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब पब्लिक कंपनी होती है उसमें हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज में नहीं कर सकते। कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर और डिबेंचर्स। यहाँ पर आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, यहाँ पर पब्लिक आके आपके सब्सक्राइबर्स नहीं खरीद सकती, मतलब शेयर्स नहीं खरीद सकती। यहाँ पर लिमिटेड ही लोग पूरी तरीके से कंपनी को ऑन करते हैं। कितने लोग? मिनिमम या तो 2 होंगे या तो मैक्सिमम 200 होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेक्शन 271 के
21 के अंदर डिफाइन किया गया है इसे कंपनीज एक्ट के। तो हैज़ अ मिनिमम मेंबर ऑफ 7 मिनिमम मेंबर होने चाहिए और लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर की, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदने के लिए। और यहाँ पे जो लिस्टेड हम अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा इंजॉय किए जाते हैं, प्राइवेट कंपनी को दिए जाते हैं। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, नो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मैंडेटरी। अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा या मिनिमम कैपिटल मैंडेटरी है। आप किसी भी कैपिटल के साथ वहाँ पर एक कंपनी बिल्डअप कर सकते हो। लेजर कंप्लाइंस, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके लिमिटेड मेंबर्स ही हैं, यहाँ पर आपका शेयर्स का भी कोई झंझट नहीं है, आप पब्लिक को बुला भी नहीं रहे हो, तो यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैनी रूल्स एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं लेकिन प्राइवेट कंपनीज पे नहीं होते। नो प्रोस्पेक्टस नीडेड, अब जाहिर सी बात है कि जब ये पब्लिक को बुला ही नहीं रही है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। पब्लिक को ये इनवाइट ही नहीं कर रही। प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक तरीके से मैनिफेस्टो का मतलब है एक तरीके से मेन्यू। यहाँ पर जब पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने जाती है, ठीक है ध्यान से सुनना, जब पब्लिक कंपनी शेयर इशू करने के लिए इन्वाइट करती है लोगों को तो एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करती है। प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने का मतलब उस प्रोस्पेक्टस में शेयर से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन देती है कि शेयर्स कितने का होने वाला है, शेयर्स कितने का है, अभी कितने शेयर्स बचे हुए हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंपनी शेयर करती है उस प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है तो प्रोस्पेक्टस लागू करती है। अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर रही है तो किस तरीके का प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टर भी कम ही चाहिए होते हैं, कंपनी प्राइवेट है, कम लिमिटेड लोग हैं तो डायरेक्टर्स भी कम चाहिए होंगे। ठीक है, नो नीड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब लीगल पब्लिक कंपनी में क्या होता है ना, वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई नीड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पशन फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट, जो कंपनी यहाँ पर होती है, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उसकी ऑडिट, उनके ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड, जब तक कि वो किसी लिमिट तक ना पहुँचे, वो लिमिट आपको बाद में पता चलेगी, वहाँ तक ना पहुँचे तब तक उसे जरूरत नहीं है, उससे एग्जाम्प्ट है वो पूरी तरीके से। नो रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन डायरेक्टर और CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब है कि कोई किसी भी तरीके से वुमेन डायरेक्टर की उसे नीड नहीं है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सोसाइटी के प्रति अभी उतना भी वो लाइबल नहीं है। ये बड़ी कंपनीज पे अप्लाई होता है, अभी छोटी कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज पे। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ईजियर कंप्लायंस देन पब्लिक कंपनीज, भाई उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दूसरे के साथ, किसी के कंपनी अदर कंपनी के साथ अगर उसने किसी तरीके का टीम अप किया है, कोलैब किया है, तो वहाँ पर कंप्लायंस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। छोटी कंपनी है तो डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो जाएगी, है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, RHP, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में। शुड बिफोर द प्राइस एंड नंबर्स ऑफ शेयर आर फाइनलाइज्ड यूज्ड इन बुक बिल्डिंग इशूज़, मतलब यहाँ पर जब शेयर्स का प्राइस और नंबर, मतलब कितने शेयर्स हमें इशू करने हैं ये भी डिसाइडेड नहीं है और कितने प्राइस रखना है ये भी डिसाइडेड नहीं है, तो इस प्रोस्पेक्टस को क्या कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इशूड बाई सर्टेन कंपनीज टू ऑफर सिक्योरिटीज इन वन और मोर ट्रेंचेस विदाउट इशूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम। होता क्या है कि कई सारी कंपनीज होती है ना, उसे अलग अलग ट्रेंचेस, मतलब अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो शेयर्स इशू करने का मतलब है कि उसे अलग अलग प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, तो उस केस में वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को वहाँ पर इशू कर देता है। मैं बार बार, मतलब पूरे साल में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ही काम हो जाता है। डीम्ड से प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इफ अ कंपनी अलॉट सिक्योरिटी टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन दे ऑफर इट टू द पब्लिक, इट इज कंसिडर्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पर क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, अलॉट कर देती है अपने शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब किसी भी तरीके के बैंक हो गया, ठीक है, या किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐप्स, कुछ भी ऐसी कंपनी, कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियली कुछ काम कर रहा हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो कंपनी जब इन्हें शेयर्स अलॉट कर देता है और वो लोग जब पब्लिक को वहाँ पर पब्लिक को ऑफर करते हैं, पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, तो उस केस में इसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, शॉर्टर वर्जन ऑफ फुल प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन्स ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ एंड इट इज अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक शॉर्टर वर्जन है हमारे पास फुल प्रोस्पेक्टस का, जिसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करने के लिए काम आता है। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं लेकिन वो ब्रीफ में होते हैं, ब्रीफली दिए होते हैं। ठीक है, और जो लार्ज
प्रोस्पेक्टस होता है जो कि डिटेल में होता है, उसमें डिटेल में दिया होता है। ठीक है, तो आप एक बार इसे रीड कर लेना, मैं आपको समझा चुका हूँ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कंटेंट क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, कंपनी का नाम दिया होता है, एड्रेस दिया होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि क्या शेयर्स इशू करने का, डिबेंचर इशू करने का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। डिटेल्स ऑफ द प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, जो भी प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट किया, उनके बारे में, और डायरेक्टर्स कौन कौन है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखी होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है। ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड, मतलब कितने सिक्योरिटी ऑफर किए गए हैं मार्केट में, कितने अवेलेबल है हमारे पास खरीदने के लिए। ठीक है, टर्म ऑफ द इशू, कितने टर्म तक ये इशू रहेगा। ठीक है, हम कितने, 1 साल तक ही ये रहेगा अवेलेबल, मतलब ओपन रहेगा, या फिर कब तक रहने वाला है, ये चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। ऑफ द इशू, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इशू के, ये लिखना है यहाँ पर। यूज ऑफ फंड रेज्ड, हम क्या करने वाले हैं, जो भी फंड हम रेज करेंगे उसका क्या करने वाले हैं। रिस्क फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, क्या क्या रिस्क है, कितना रिस्क है यहाँ पर। अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स के इन्फॉर्मेशन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर हम जब तक कंपनी को, पब्लिक को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हमारी कंपनी हेल्दी फाइनेंशियल कंडीशन में, तब तक लोग हमारे में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो उनको दिखाना पड़ेगा हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। लीगल केसेस दिखाने पड़ेंगे कि भाई आपके कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं है किसी तरीके का, वो दिखाना पड़ेगा। आपसे इजी लैंग्वेज में कहूँ तो प्रोस्पेक्टस में आप वो सारी डिटेल्स दिखा दोगे जो कि हमारे शेयर से रिलेटेड होती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ठीक है, या फिर ESOPs, ये इजी वर्ड्स में देखते हैं पर सेट इक्विटी शेयर क्या होता है। These are the shares issued by a company to its employee or directors at a discount or for non-cash consideration as their valuable contribution in terms of know-how, intellectual property और hard work। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कंपनी अपने मेंबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को अपने ही शेयर डिस्काउंट पे दे देती है, ठीक है, डिस्काउंट पे दे देती है, या फिर किसी भी तरीके का कैश नहीं लेती है उनसे, तो इस केस में हमारे पास उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये क्यों होते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, ये बेसिकली दिए जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की, उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के बदले। मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है, या फिर उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत मेहनत की, अपनी कंपनी के लिए लॉयल है, तो इस चीज़ की वजह से उनको दी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु क्रिएटेड अ सक्सेसफुल ऐप फॉर द कंपनी में बी रिवॉर्डेड विद स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने एक मस्त सा ऐप बनाया अपनी कंपनी के लिए जो काफ़ी यूजफुल है, ठीक है, बढ़िया है, तो उसे हम रिवॉर्ड करेंगे, उसे हम गिफ्ट देंगे। किसे, कंपनी क्या करेगी, उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या होते हैं, आर अ टाइप ऑफ बेनिफिट प्लान वेयर अ कंपनी गिव्स इट्स एम्प्लॉयज एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फिक्स्ड प्राइस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि 2 साल बाद, ठीक है, यहाँ पर अभी जो शेयर्स हैं, अभी हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 100 रुपये के हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये शेयर्स 2 साल बाद जाकर 200 रुपये के हो जाए, है ना, 200 रुपये का हो जाए। लेकिन केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है, ठीक है, एक फैसिलिटी देती है, वो ऐसा प्लान देती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, जिसमें कि एक सर्टेन पीरियड के बाद भी कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो फिक्स्ड प्राइस पे शेयर्स को खरीद सकता है। समझ में नहीं आया, देखो फिर से समझो। यहाँ पर 100 रुपये है 2015 में, ये उसको पता था कि आगे चल के ये जो है शेयर्स 2017 में 200 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दे दिया, ये फैसिलिटी दे दी कि भाई ठीक है, आप एक सर्टेन पीरियड के बाद भी हमारे जो शेयर्स हैं वो इतने फिक्स्ड प्राइस में ही खरीद पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। An employee may get an option to buy 100 shares at 100 rupees each after 2 years even the market price is 150। अगर मार्केट में उसका प्राइस 150 है, ठीक है, लेकिन तब भी वो कितने का खरीदेगा, 100 रुपये का ही खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कंपनी ने क्या इशू कर रखा है, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली किया क्यों जाता है, बेसिकली ये किया जाता है इनकरेज करने के लिए, हमारे कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए, ठीक है, उनकी लॉयल्टी बढ़ाने के लिए। व्हाट इज डीमैट सिस्टम, डीमटेरियलाइजेशन। डीमैट अकाउंट खोला है, डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा, कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते होंगे, ठीक है, या पैसा लगाते होंगे, तो उनको पता होगा डीमैट अकाउंट क्या होता है। या आपने एड्स भी सुने होंगे। डीमैट सिस्टम्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकल फॉर्म में, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही हमारे पास क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन होता है, डीमैट अकाउंट, डीमैट सिस्टम होता है। देखो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मतलब किसी भी चीज़ का कोई मतलब सामान होता है, एग्जिस्टेंस होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो इसी के आगे आप जब डी लगा देते हैं तो मटेरियल का उल्टा, ठीक है, तो इसी जब हम फिजिकली फॉर्म में जो प्रेजेंट शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को तो हम डीमैट सिस्टम या डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग शेयर्स ऑन पेपर, इन्वेस्टर्स नाउ होल्ड देम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कॉल्ड डीमैट अकाउंट। ठीक है, उन्हें पेपर्स में रखने से अच्छा है कि वो
डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखे विद अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? एक तरीके से बोलूँ मैं आपसे तो ये एक होल्डर्स होते हैं, एक तरीके से कैसे बताऊँ आपको, बैंक होते हैं उस चीज़ का कि जहाँ पे आप शेयर्स मतलब होल्ड करके रख सको, या ब्रोकर भी कह सकते हैं इसे। तो दो है गए हमारे इंडिया में दो हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और CDS सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, आया समझ क्या होता है डीमेट सिस्टम? अब डीमेट सिस्टम बेनिफिट क्या क्या हो गए? एलिमिनेट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। आपके पास पेपर में होगा फॉर्जरी, मतलब हो सकता है आपसे यार चोरी हो जाए, फट जाए, खो जाए, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप अपनी आईडी, फ़ोन चोरी हो जाए तो आईडी लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो। फास्टर सेटलमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। आपको भी पता है आप दुनिया में कहीं भी बैठ के, किसी भी कोने बैठ के आराम से अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो, अपने शेयर्स को बेच सकते हो और पैसे आराम से सेटलमेंट। डिफाइन AGM एंड EGM, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। AGM और EGM में क्या डिफरेंस होता है? AGM इट इज़ मैंडेटरी ईयरली मीटिंग हेल्ड बाय ए कंपनी टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेयर डिविडेंड्स एंड अपॉइंट रीअपॉइंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब है हर साल में ये एक बार होना जरूरी है। ठीक है, क्या है? जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। याद रखना इस चीज़ को कि हर साल में एक बार ये होगा। क्यों होता है? ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सके, कंपनी को लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर कर सके डिविडेंड को, आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, इक्विटी शेयर्स को कितना मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा, और अगर वो डायरेक्टर्स और ये रीअपॉइंट करना चाहते हो या उन्हें हटाना चाहते हो किसी भी तरीके का ऑडिटर्स को, तो वो इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड। मतलब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये कर लेना होता है, ये मीटिंग हेल्ड कर लेनी होती है। EGM क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इट इज़ कॉल्ड एनी टाइम अदर देन द AGM टू डिस्कस अर्जेंट और स्पेशल मैटर्स। ये होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड होता है और इसके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें प्रेजेंट करनी है। लेकिन ये जो है ये किसी अर्जेंट या स्पेशल मैटर्स के लिए हेल्ड किया जाता है, विच कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट AGM। मतलब कुछ ऐसी चीज़ आई जो अचानक से साल के बीच में आ गई, जिसके लिए हम एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ये अर्जेंट में बुलाना पड़ता है। सच एज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, चेंजेस इन MOA, AOA और मर्जर डिसीजन। अगर कंपनी किसी से मर्ज हो रही है, चेंज करना है MOA और AO में तो भी, और रिमूव करना है अगर डायरेक्टर्स। अच्छा, AOA क्या जो हमने अल्टरेशन पढ़ा था कि चेंजेस करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसमें आप 1-2 लाइन ऐड कर सकते हो। और दूसरी बात, MOA में अगर चेंजेस करने पड़ेंगे तो आप देखोगे कि AOA में जो भी अल्टरेशन की चीज़ें लिखी हुई हैं वो पर्टिकुलर AOA के लिए नहीं है, बल्कि वो हर जगह लागू हो सकती है। हर जगह मतलब AOA MOA में भी। कैसे? वहाँ पे लिखा था कि वो कंपनीज एक्ट को वायलेट नहीं करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है भाई MOA भी होगा तो वो कंपनीज एक्ट के बाहर थोड़ी जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको समझ के अगर MOA का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस आ गया डब्बे में। मीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। रूटीन बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब रूटीन मतलब हर साल होना ही होना है। स्पेशल और अर्जेंट बिजनेस। टाइम 1 ईयर, एनी टाइम एज नीडेड, जब भी जरूरत पड़े तब हो सकता है, और ये 1 साल एक बार ही होगा। मैंडेटरी देखते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, जब जरूरत होगी तो होगा, लेकिन ये मैंडेटरी है। ठीक है, ऑल कंपनीज के लिए, OPC को छोड़कर, 1% कंपनी को छोड़कर। अथॉरिटीज टू कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ट्रिब्यूनल और रिक्वेजिशन। ठीक है, डिस्कस क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड्स, अपॉइंटमेंट्स। इसमें अर्जेंट मैटर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, और कुछ भी हो सकता है अर्जेंट मैटर। एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है वैसे भी। अंडर सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड शेयर्स। ठीक है, अगर उन्होंने किसी शेयर्स का पैसा नहीं दिया है तो उनको कॉल लगाने की ड्यूटी है, पावर है इसके पास। टू अथोराइज्ड बाईबैक ऑफ शेयर, ठीक है, कितने शेयर्स बाईबैक करने हैं नहीं करने, ये उसके पास ड्यूटी, पावर है इसके पास। टू इशू सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ इशू कर सकता है, कंपनीज के डिबेंचर्स इशू कर सकता है। टू बोरो मनी, मनी भी बोरो कर सकता है। ये चीज़ें तो इजी लैंग्वेज में लिखी पड़ी है मैंने। टू इन्वेस्ट कंपनी फंड्स को इन्वेस्ट कर सकता है। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अप्रूव मर्जर, एमालगमेशन और एक्विजिशन। ठीक है, टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सनल्स। ठीक है, सम पावर्स नीड बोर्ड रेजोल्यूशन वाइल अदर्स रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है, किसी पावर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब और सारे डायरेक्टर्स और ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और किसी को शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? ड्यूटीज़ क्या है? एक्ट इन गुड फेथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स।
मतलब इस तरीके से एक्ट किया जाए जिससे कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, कंपनी के हित के अंदर हो और स्टेक होल्डर्स के हित में हो। ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट यूज पोजीशन ऑफ फॉर पर्सनल गेन, अपने फायदे के लिए यूज़ ना करें अपने पोजीशन के पावर को। एक्सरसाइज ड्यू केयर स्किल एंड डिलीजेंस वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, मतलब टू अचीव अनड्यू गेन फॉर देमसेल्व्स और रिलेटिव्स। ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से ऐसा ना करे कि अपने लिए ही और रिलेटिव्स के लिए ही या फिर अपने फ़ायदे के लिए कंपनी का यूज़ कर रहा हो। डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन्वॉल्व इन द कंपनी, मतलब किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज़ क्यों की जा रही है तो उसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और अरेंजमेंट में डिस्क्लोज करें, फ्रीली डिस्क्लोज करें, क्या मैटर है सारी चीज़ें बताएं। इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड प्रोविजंस, वो ये इंश्योर करें कि भाई जो कंप्लायंस है या जो भी चीज़ें हमारी कंपनी कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है डॉक्यूमेंट लीगली, वो हमारे लॉज एंड प्रोविजंस के साथ एप्लीकेबल, मतलब कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एप्लीकेबल है कि नहीं। मेंटेन फैसिलिटी ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, मतलब बनाए रखे, कोई अगर जानकारी है जो कॉन्फिडेंशियल है तो उसे कॉन्फिडेंशियल ही रहने दे, इधर उधर फैलाना, क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत ऊंची पोजीशन होती है, डायरेक्टर्स के पास शेयर की जानकारी है, डायरेक्टर्स के पास स्ट्रैटेजी है कंपनी की, सारी चीज़ें हैं डायरेक्टर के पास। अगर वो चाहे तो कल को जाकर इसका यूज़ करके अपनी खुद की कंपनी बनाकर या दूसरी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर फ़ायदा उठा सकता है। तो यही चीज़ उसके ड्यूटीज़ में होती है कि ऐसा वो ना करे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड इन डिटेल। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स एट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे उसको दी जाती है, एक प्रॉफिट का पार्ट है डिविडेंड। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश शेयर्स और बोनस शेयर और अदर एसेट्स, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम्स, मतलब ये साल के बीच में जब डिक्लेयर किया जाता है एडीएम जो डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्स एट द एजीएम अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। एजीएम, दो एजीएम के बीच में, यानी एजीएम 2024 और एजीएम 2025, इन दोनों के बीच में जो डिक्लेयर कर दिया गया वो इंटरिम है, और इन दोनों में जो डिक्लेयर किया गया है वो हमारा फाइनल डिविडेंड है दोनों। ठीक है। बोनस शेयर्स गिवन एज द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर, मतलब एडिशनल शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है। बोनस शेयर तो आप जानते हो क्या होता है। प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। डिक्लेरेशन फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड्स एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड अलोन। ठीक है। मतलब जो बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स दोनों के द्वारा अप्रूव किया जाता है फाइनल डिविडेंड, लेकिन इंटरिम डिविडेंड सिर्फ बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है कंपनी का, फिर वही अलोन डिक्लेयर करता है। सोर्सेज क्या है इसके? डिविडेंड कैन बी ऑल पेड आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, जो उसने करंट ईयर में प्रॉफिट किया हुआ है। पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, जितने भी हैं आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स इन केस ऑफ गारंटीड, मतलब अगर गारंटी का कोई सिचुएशन है यहाँ पे तो आप उन फंड्स को भी यूज़ कर सकते हो जो गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को प्रोवाइड किए। ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट में बी ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक छोटा सा पोर्शन जो होगा प्रॉफिट का वो रिजर्व्स में भी दे दिया जाएगा। रिजर्व में क्यों दिया जाता है भाई? कल को हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो हर रिजर्व हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहाँ पे जो आप ये सेकंड पॉइंट में देख रहे हो, ये कहाँ से मिला आपको? क्योंकि आपने पास्ट में जमा करके रखा हुआ है। पेमेंट टाइमलाइन, डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेयर होने के 13 दिन पहले से ही पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। इफ़ नॉट कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट, और अगर नहीं होता है तो कंपनी को ब्याज भरना पड़ेगा। अनपेड डिविडेंड इफ नॉट क्लेम्ड विद इन 7 ईयर्स इट इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है। मतलब IEPF में चला जाएगा अगर वो मतलब शेयर होल्डर्स, मान लो मैं हूँ, मैंने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, मैं अपने डिविडेंड को लेने नहीं गया, अगर वो 7 साल के अंदर नहीं जाता हूँ, 7 साल के अंदर मेरी कन्फर्मेशन नहीं होती है, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। टैक्सेशन, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है। डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल, मतलब टैक्सेस वहाँ पे किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। NCLT क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो बेसिकली ये एक तरीके से कोर्ट होता है, जुडिशियल अथॉरिटी होती है इंडिया की,
जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड इशूज़ पे डील करती है। मतलब अगर किसी तरीके की कंपनी लॉ पे अगर बात आती है, कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर कोई केस होता है, कोई बात आती है, इशूज़ होते हैं, तो उससे डील कौन करता है? NCLT, जिसे हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इट वॉज स्टेबलाइज्ड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड बिकम ऑपरेशनल इन 2016। ये 2016 में ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड टू रिप्लेस द कंपनी लॉ, ये CLB जो बोर्ड था, कंपनी लॉ बोर्ड, उसे रिप्लेस किया गया, तभी आया। एंड अदर बॉडीज होल्डिंग कंपनी मैटर्स सच एज द बोर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी बॉडीज थी जो कि इस कंपनी मैटर को सॉल्व कर रही थी, हैंडल कर रही थी, उनको हटाया गया, वहाँ से हटाया गया, उनको रिप्लेस किया गया और क्या लाया गया? NCLT, ठीक है, 2016 में लाया गया था। और इसे हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 408 में पढ़ते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ द NCLT इज टू प्रोवाइड अ वास्ट स्पेशलाइज्ड फॉर्म टू रिजॉल्व कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इट डील्स विद द मैटर लाइक कंपनीज कॉर्पोरेशन इशूज, ऑपरेशंस, मिसमैनेजमेंट एंड मर्जर्स एंड एमलगमेशंस, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कुछ भी हो सकता है भाई, देखो कंपनी में किसी भी तरीके का लफड़ा हुआ, कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरीके का लफड़ा हुआ, कंपनी के लॉ के रूल्स के साथ अगर छेड़छाड़ी हुई, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर लॉ, ये जो NCLT है वो यहाँ पर आएगी, किसी भी तरीके की डिस्प्यूट्स है उसको जाकर कवर करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका NCLT। अब रजिस्ट्रार और कंपनी क्या होती है? देखो ये एक ऑफिशियल अथॉरिटी है, एक ऑफिशियल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। जैसे हमने पता लगाया कि हमारी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, या फिर कंपनीज़ को रेगुलेट करने वाली भी कोई बॉडी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रार और कंपनी होती है वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबल होती है कंपनीज़ को रजिस्टर करने के लिए और उन्हें रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये बेसिकली ये ऑपरेट होती है, ये जो मिनिस्ट्री है ये ऑपरेट होती है, ये बॉडी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही, ठीक है। डिफरेंट इसके लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट जगहों पे ये लोकेटेड होती है, यूनियन टेरिटरीज़ में, स्टेट्स में। अब देखो रजिस्ट्रार और कंपनी का ROC का काम होता है पूरी तरीके से, इसका मेन जो रूल होता है वो ये होता है कि ये चेक करना है कंपनी जो है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रही है, फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है, कोई नई कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, न्यू अभी बनती है, एग्जिस्टिंग में आती है, या फिर कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स है, कब वो एंड हुई, कब वो स्टार्ट हुई, कितने पार्टनर्स है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, ठीक है। वो टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है, सारे इसेंशियल डॉक्यूमेंट उसके पास हैं या नहीं, लाइक एनुअल रिटर्न फाइल करना या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ROC, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये इसके पास पावर होती है कि ये कंपनी के रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स को देख सकती है, पैनलाइज कर सकती है अगर किसी भी तरीके के नॉन कंप्लाइंस एक्टिविटीज़ ने पकड़ लिया। मतलब अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको ये पैनलाइज कर सकती है। उसके बाद ये यहाँ से आपके नाम को भी हटा सकती है। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया, कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो ये आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। का भी हक है। Strike of names of defunct companies and approve changes in company structures like changes of name, registered office and और capital structure। अगर किसी चीज़ में उसे दिक्कत है, कंपनी के नेम में कोई भी प्रॉब्लम है, या रजिस्टर्ड ऑफिस में, या उसके लोकेशन में, या कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो वहाँ पर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इतनी पावर होती है उसमें। ओवरऑल ROC एक्ट्स एज अ वॉचडॉग टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड लीगैलिटी एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग कंपनीज। मतलब ऊपर वाला जो चीज़ है NCLT, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता था, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया के अंदर। और जो नीचे वाला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, जो देखता है कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। वन पर्सन कंपनी, अ वन पर्सन कंपनी इज अ यूनिक टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। मतलब वन पर्सन कंपनी अलाउ करता है एक बंदे को कि वो अपनी खुद की कंपनी ऑपरेट कर सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है उसकी खुद की जो घर के एसेट्स हैं वो बेचे नहीं जाएंगे अगर कंपनी के पे किसी तरीके की बात आती है तो, ठीक है। इसे सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। इन OPC देयर इज ओनली वन शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर होता है, पर वो एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकता है। द ऑनर इज प्रोटेक्टेड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी से प्रोटेक्टेड रहता है, विच मीन्स देयर एसेट्स आर नॉट एट रिस्क इन द केस ऑफ कंपनी सफर लॉसेस। कंपनी को किसी तरह का लॉस होता है इंसॉल्वेंसी के केस में, उसके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। कंपनीज सम फीचर्स ऑफ एन OPC इंक्लूड नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। एक ही बंदा है, वो डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर सकता है, बस में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मस्ट नॉमिनेट अ पर्सन हु विल टेक ओवर द कंपनी इन केस ऑफ ऑनर डाइज एंड इज इनकैपेसिटेटेड। मतलब
कि एक नॉमिनेशन में एक बंदा होता है आपके बैंक अकाउंट में भी, जब आप खुलवाते हो या फिर किसी चीज़ पर रजिस्टर कराते हो तो नॉमिनेशन में एक बंदे का नाम देते हो कि अगर ऑनर मर जाता है तो उसके बाद किसका हक होने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। OPCs आर सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, सोलो एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू एंजॉय द स्टेटस ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ कंपनी विदाउट नीडिंग पार्टनर्स और को फाउंडर्स। उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है OPC स्टार्ट करना। Small company is a type of private company defined under the Section 285 of Companies Act 2013. It enjoys certain relaxations and privileges under the law to encourage ease of doing business for smaller entities. ठीक है, मतलब कई सारे इसको रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, कई सारे इसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, इसके द्वारा एंजॉय किए जाते हैं ताकि इससे इनकरेज हो बाकी सारे स्मॉल एंटिटीज़, और इससे हो लोगों को इनकरेजमेंट मिले कि हाँ भाई हमें भी स्टार्टअप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बिजनेसेस की तरफ जाना चाहिए। As per the latest rules, the company is considered a small company अगर कौन सी चीज़ स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। इट्स पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, 4 करोड़ से ज़्यादा उसका पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। इट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ एज पर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंस मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल के ईयर के अकॉर्डिंग 40 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ पेड अप कैपिटल, 40 करोड़ टर्नओवर। However, this definition does not apply to public companies, holding subsidiary companies और companies registered under special laws। ये सारे जो definitions हैं वो इन companies के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? लेस लीगल कंप्लाइंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीगल कंप्लाइंस नहीं होते। नो रिक्वायरमेंट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोअर पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर नॉन कंप्लाइंस या किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हो तो लोअर पेनल्टीज लगती है, भारी भारी करोड़ 2 करोड़ के नहीं लगती है। एग्जाम्पन फ्रॉम सर्टेन बोर्ड मीटिंग्स एंड फिलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कई सारे बोर्ड मीटिंग्स और रिक्वायरमेंट जो फिल करने होते हैं कंपनीज़ को, जो मैंने बताया था ROC जो चेक करता रहता है वॉचडॉग की तरह, तो यहाँ पर वो चीज़ छूट दी जाती है आपको। स्मॉल कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम दीज एग्जाम्पन्स मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर टू रन ऑपरेशंस लीगली एंड स्मूथली। ठीक है, और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको इसी एग्जाम्पन्स की वजह से मतलब कंपनी को रन करना ईजी हो जाता है, चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एन एसोसिएट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने आपको ऊपर भी बताया था क्या होता है। इट रेफर्स टू द कंपनी इन विच अनदर कंपनी होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एसोसिएट कंपनी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ABC कंपनी है, उसने XYZ कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर्स को अक्वायर कर रखा है, तो उस केस में ABC कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी हो गई और वो जो XYZ कंपनी है वो एसोसिएट कंपनी हो गई। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स हैविंग एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब 20% एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम 20% पूरे शेयर कैपिटल का होल्ड करके रखे और डिसीजंस मेकिंग पावर उसके पास एक एग्रीमेंट के अंदर हो। एन एसोसिएट कंपनी कैन ऑल्सो बी अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, जो एसोसिएट कंपनी होती है वो एक जॉइंट वेंचर भी हो सकती है, मतलब मिली जुली सरकार, मतलब मिल के जो कंपनी काम करती है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ कंपनी ए owns 25% of company's B share and has a say in company's B's decision, ठीक है, then the company B becomes an associate company of company A। वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई। Associate companies are often seen in strategic business partnerships where 2 or more companies collaborate and do not control each other। कहने का मतलब सीधे सीधी ये है, मैंने आपको ऊपर देके बता भी दिया कि ABC पेरेंट कंपनी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी। ऐसा एक डायग्राम भी बनाकर चले आना, लिख देना एसोसिएट कंपनी और ये पेरेंट कंपनी, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम यहाँ पे डेफिनेशंस को देखेंगे। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, उससे पहले आपको एक डॉक्ट्रिन समझना होगा, वो होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। होता क्या है कि AOA और MOA ये दो हमारे कंपनीज़ के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। तो जब भी कोई आउटसाइडर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आता है, जब भी कोई आउटसाइडर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आता है या किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने आता है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये क्या कहता है, वो कहता है कि
वो जो आउटसाइडर है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो AOA को यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को और MOA को यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छी तरीके से पढ़ ले। अगर इन केस अगर वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता है या किसी भी तरीके की लापरवाही करता है तो आगे आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए कौन लाइबल होगा? वो आउटसाइडर ही लाइबल होगा। फिर से बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, जो क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही है। वो ये कहता है, ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि अगर कोई आउटसाइडर आता है हमारी कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए और वो MOA को, AOA को या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता है तो आने वाले किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस में लाइबल कौन माना जाएगा? आउटसाइडर माना जाएगा। ये कौन कहता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है। अब ऐसा होने लगा कि इसके बाद, इस डॉक्ट्रिन के बाद कंपनीज ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। होता क्या था, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो हमारा बंदा है, ये राहुल नाम का बंदा है, इसने हमारी कंपनी में ABC लिमिटेड में आके इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमारी कंपनीज में आके इन्वेस्ट किया और इसने AOA अच्छी तरीके से पढ़ लिया और इसको पता लगा कि डिविडेंड के लिए एक मीटिंग होने वाली है, एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब तो ये हमारी कंपनी के आउटसाइड है, मतलब कंपनी के बाहर है, इसे नहीं पता कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में हो क्या रहा है। तो मैंने इसके लिए क्या किया? मीटिंग बुलाई, हमारी टीम ने इसके लिए मीटिंग बुलाई। लेकिन जो मीटिंग थी वो इस तरीके से थी कि जो भी मीटिंग में जो लोग आए हुए थे, जो भी वीडियो कॉल्स पे थे, जो भी पहली बात तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, सब लोग चिल कर रहे थे, कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा था, सब लापरवाही कर रहे थे। तो एक बात बताओ, इस मीटिंग में सबने लापरवाही की, काम अच्छी तरीके से हो नहीं पाया, उसका जो भी हमारा आउटसाइडर था उसका काम अच्छी तरीके से हो नहीं पाया मीटिंग में, तो इसमें इसकी क्या गलती होगी? भाई उसने AOA भी अच्छी तरीके से पढ़ा था, MOA भी अच्छी तरीके से पढ़ा था, लेकिन कंपनी ने इंटरनली गड़बड़ की है, इंटरनली खिचड़ी पकाई है, तो इसमें आउटसाइडर की क्या गलती है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो यही कहता है ना कि हमारे पास भाई अगर आपने AOA और MOA नहीं पढ़ा अच्छी तरीके से और आगे चल के कोई दिक्कत हुई तो आउटसाइडर की गलती मानी जाएगी। बट यहीं पर आता है इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बात ये कहता है कि भाई आपकी कंपनी में अंदर चार दीवारी में जो भी हो रहा है, जो भी खिचड़ी पकड़ी है, वो आपका सरदर्दी है, आपकी सरदर्दी है, उससे आउटसाइडर को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए आउटसाइडर एक अच्छी तरीके से मीटिंग बुला सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कि आपने अच्छी तरीके से मीटिंग की है या नहीं की है। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? एक बार इजी लैंग्वेज में और आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो हमारा कंपनी के लिए है, कंपनी के फेवर में है, और इंडोर मैनेजमेंट जो है वो हमारा आउटसाइडर के फेवर में है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि अगर बंदे ने, इन्वेस्टर ने या आउटसाइडर ने MOA AOA नहीं पढ़ा है तो उस केस में लाइबल कौन होगा? किसी भी तरीके से हमारा आउटसाइडर होगा। ठीक है, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि ठीक है भाई, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर कुछ अगर ऐसा होता है जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी तो आउटसाइडर इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब इसे एक बार डेफिनेशन के फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल इन कंपनी लॉ दैट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, उसके फेवर में होता है। इट सेज दैट द कंपनी डीलिंग विद द कंपनी the people dealing with the company are not bound to check internal documents or whether internal rules have been followed। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह कि वो लोग इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं कर सकते, आउटसाइडर नहीं चेक कर सकता। द डॉक्ट्रिन इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका एक एक्सेप्शन है। इट वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रॉयल। अब ये तो देखो फॉर्मेलिटी है, ये केस कब हुआ था, ये सब चीज़ें। आपको जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको समझा दी है इजी लैंग्वेज में, आप आंसर बनाकर अच्छी तरीके से डिटेल में लिख सकते हो। एक और बात, जहां आप अटक जाओ, जहां पे आप आंसर ना लिख पाओ, वहां पर ऐसा ही जैसा मैंने बनाया हुआ है या जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी एग्जामिनर को, सर को इसी तरीके से समझाने की कोशिश करनी है और आंसर को स्किप करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही है, तो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया, तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है या किसी भी तरीके की कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? पास्ड बाई ए सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50%। अगर 51% वोटिंग आती है किसी रिजोल्यूशन में, प्रपोजल में, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाता है, और मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और स्पेशल में क्या कहलाता है? जब उसमें एटलीस्ट 75% मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब भारी बहुमत चाहिए होती है, तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाता है। ऑर्डिनरी में 51 तक काम चल जाता है। ठीक है,
वैसे ये जो टर्म है ये आपको आंसर्स के बीच में काम आएंगे। ये आ गया हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स प्रमोटर्स और मैनेजमेंट दैट मे अफेक्ट देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा बंदा होता है, ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ या कंपनी के प्रमोटर्स के साथ। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि आइडिया को, कंपनी को एकदम बेसिक से स्क्रैच से लेके उसे लीगली एग्जिस्टेंस में लाते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस में लाते हैं, वो हमारे प्रमोटर्स हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट नॉट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एमडी नहीं होना चाहिए कंपनी का, वो पूरी होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं पूरा दिन कंपनी में बैठ के काम कर रहा है, या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। वो एक अलग ही एग्जीक्यूटिव है जो कि कंपनी के रिगार्डिंग काम कर रहा है। दे शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, नॉर शुड दे बी रिलेटेड टू प्रमोटर्स और की मैनेजर पर्सोनल। ठीक है, देयर रोल इज टू प्रोवाइड। अब आता है मेन रोल। अभी तक तो ये बताया गया कि भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी से रिलेट नहीं करते। अब मेन चीज पढ़ते हैं। द रोल इज टू प्रोवाइड अनवाइज्ड व्यूज, इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन। ये कहते हैं मतलब कि जो इनका रोल होता है वो होता है अनवाइज्ड व्यूज देना, मतलब कि किसी के पक्ष में नहीं, जो सही है वो बताते हैं कंपनी के लिए। अगर मान लो कि कल को जैसे डिपार्टमेंट के लिए मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार का डिपार्टमेंट है और एक ट्रक बनाने का डिपार्टमेंट है। टाटा की कंपनी है, कार भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है। तो कार और ट्रक वालों के बीच में, इन दोनों के एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ कल को हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, तो उस समय पर ये डायरेक्टर अनवाइज्ड व्यूज दे सकता है। तो इसी तरीके से कई मैटर्स में ये अपने व्यूज़ को सामने रखता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में बोलता है, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और इन द कंपनीज ऑपरेशंस। ठीक है, listed public companies must have at least 1/3 of their boards as independent directors। मतलब जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको पूरे अपने डायरेक्टर्स के, मतलब जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरह रखना पड़ता है। Independent directors attend board and committee meetings and offer guidance without being influenced by internal politics और business pressure। मतलब उनके ऊपर किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स या मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है ना, उस तरीके का कुछ भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, बिजनेस प्रेशर नहीं रहता। उनको अपने हिसाब से गाइडेंस देने की जरूरत होती है कंपनी को। अल्टरनेट डायरेक्टर किसे कहते हैं? एन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग द लेटर्स एब्सेंस। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब हो गया भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह एक बंदे को मतलब अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप दूसरे वाले के एब्सेंस में काम कर सको, फ्रॉम इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months। ठीक है, नॉट लेस देन 3 months, 3 months से ज़्यादा नहीं। दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 161(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस ओनली फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। कहने का मतलब ये, जब तक वो नहीं रहेगा तब तक ही आप डायरेक्टर हो, इससे ज़्यादा नहीं। एंड मस्ट वेकेट द पोजीशन व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर कहीं भी गया हुआ है, कहाँ पे, इंडिया के बाहर गया हुआ है, तो उस समय के लिए जो डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं, सबसे पहली बात तो उसे अल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं। और जब भी वो वापस आ जाएगा, जब भी वो बंदा घूम फिर के या किसी भी काम के लिए गया होगा वापस आ जाएगा, तो वहाँ पर फिर से अपनी जगह ले लेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, द अल्टरनेट डायरेक्टर हैज द सेम पावर्स ड्यूटीज एज द ओरिजिनल डायरेक्टर। अब कहने का मतलब ये है कि मान लो कल को आप IAS बनते हो, ठीक है, और आपकी जगह पे कोई और बंदा IAS बनता है कुछ दिनों के लिए, तो आपके पास भी सेम पावर ही होगी ना, आपको कम पावर थोड़ी दी जाएगी। नायक मूवी में अनिल कपूर को अमरीश पुरी की जगह पे बैठाया गया था, तो उसके पास भी सेम पावर थी, 1% पावर भी कम नहीं थी। तो वही यहाँ पर बताया गया कि अल्टरनेट डायरेक्टर के पास भी ओरिजिनल डायरेक्टर की तरह ही पावर। एडिशनल डायरेक्टर, एन एडिशनल डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 annual general meetings as per section 161 of the Companies Act 2013. The appointment of an additional director must be authorized by company's article of association। देखो ये तो सदाबहार पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है जो यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं। जैसे एडिशनल डायरेक्टर हो गया, अब कल को यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टर, अननोन डायरेक्टर आ जाए, कुछ भी टर्म आ जाए, आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना है कि भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड होने चाहिए। ठीक है, दे होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट
of the next AGM. If the company does not held the AGM and their terms end on the last date on which should have, मतलब कहने का देखो क्या मतलब है यहाँ पर, ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम ये पढ़ लेंगे बट समझो। AGM होता है AGM 2016, AGM 2017, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बीच में मैंने यहाँ पर एक बंदे को क्या बना दिया, एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, जो कि कब तक के लिए है, जो कि है AGM अगले, मतलब अगले एनुअल मीटिंग के लिए है, तब तक के लिए है डायरेक्टर वो, उसके बाद वो नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं किसी केस में AGM नहीं हुआ, मतलब हमारा एनुअल जनरल मीटिंग नहीं किया गया, तो वो उस डेट तक का रहेगा, मतलब वो उस डेट तक के लिए डायरेक्टर रहेगा जब तक के लिए AGM हो जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ अलग की बात है, बट हो जाना चाहिए था, तब तक उस डेट के लिए वो एडिशनल डायरेक्टर रहने वाला है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर्स आर यूजुअली अपॉइंटमेंट व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ टू फिल अ वैकेंसी और ब्रिंग इन स्पेशलाइज्ड स्किल्स टेम्पररी। If the shareholders wish to continue the services of an additional director beyond the AGM, they must be regularized through a paper resolution in the AGM. कहने का मतलब है भाई देखो, कभी भी टेम्पररी बेसिस पे अगर किसी वैकेंसी को फुलफिल करना होता है या फिर किसी स्पेशलाइज्ड स्किल को लाना होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है, तब एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। और अगर उसका काम अच्छा लगता है और सारे शेयर होल्डर्स, सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई इसे रेगुलर कर दो, तो फिर रेगुलर कर दिया जाता है। The mechanism gives flexibility to the board to the strengthen its composition as required. समझ में आया एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट रखेंगे वीडियो को। व्हाट इज वाइंडिंग अप एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है भाई अपने एसेट्स को बेचकर सारी कंपनीज के लाइबिलिटी को फुलफिल करना। इट रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन अ बिजनेस, ठीक है, एक लीगल प्रोसेस है बिजनेस को बंद करने का। इट इन्वॉल्व्स selling of the business company's asset, paying off debts and liabilities, distributing any surplus to shareholders. भाई मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस एसेट्स को बेचूंगा, ठीक है, उसके उधार चुकता करूंगा और मतलब लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करूंगा, सारी लाइबिलिटीज़ पूरी करूंगा, और जितना भी सरप्लस होगा, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा अपने शेयर होल्डर्स में बांट दूंगा। वंस वाइंडिंग अप इज कंप्लीट, द कंपनी इज फॉर्मली डिसॉल्व्ड एंड सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। ये डिसॉल्व याद रखना, यहाँ से एक वर्ड आता है डिसोल्यूशन, अभी आपको काम आएगा क्योंकि इसका हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन में क्या समझा कि भाई पहले मैंने वाइंडिंग अप किया है, वाइंडिंग अप में क्या क्या प्रोसेस आया कि मैंने कंपनी के एसेट्स बेचे हैं, कंपनी के डेट्स को मतलब पे किया है, कंपनी के लाइबिलिटीज़ को पे किया है और कंपनी के सरप्लस को शेयर होल्डर्स में बांट दिया। तो ये वाइंडिंग अप में आ गया। वाइंडिंग अप के बाद जब वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाता है तब आपका डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जो वो पूरी तरीके से एग्जिस्ट होना खत्म होने वाला है। फिर समझ में आया, तो ये चीज़ याद रखना आप। देयर आर 3 मेन मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, दिस इज डन थ्रू एन ऑर्डर ऑफ NCLT, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमने ऊपर पढ़ा था, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। Under Section 271 of the Companies Act, the tribunal may order winding up in the following cases. If the company is unable to pay debt, देखो ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के मतलब ऐसा समझ लो आप, NCLT जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कोर्ट है, तो उसके ऑर्डर में जब कंपलसरी वाइंडिंग अप होते हैं कि भाई उस ऑर्डर आ जाता है कि आपको बंद करना पड़ेगा, तो वो हमारा पहला केस बनता है कि अगर उसने अपने डेट्स पूरे नहीं किए। इफ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमारे इंडिया के प्रति या फिर हमारे सोसाइटी के प्रति कुछ भी उल्टा काम कर दिया उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो भी बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब NCLT का ऑर्डर आ जाता है। इफ द कंपनी हैज़ नॉट फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर उसने 5 लगातार ईयर्स तक कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं या एनुअल रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं बताया है, तब भी उसे जाना पड़ेगा। इफ़ द ट्रिब्यूनल बिलीव्स इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द बिजनेस, मतलब अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि भाई आपको बंद करना पड़ेगा, अगर बंद करना ही आपका सही होगा तो वो भी बंद कर देंगे। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दिस इज इनिशिएटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी देमसेल्व्स, इट कैन हैपन व्हेन। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जानबूझकर, तो जानबूझकर कौन करेगा, अब आपकी कंपनी है तो जानबूझकर मैं तो जाकर करूंगा नहीं ना, आप खुद करोगे, तो ये मेंबर्स के द्वारा ही होता है। द कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप, स्पेशल रेजोल्यूशन फिर से बता रहा हूँ क्या होता है, जिसमें 70% वोटिंग आती है। द पीरियड फिक्स्ड फॉर द कंपनीज ड्यूरेशन एज मेंशन्ड इन MOA एक्सपायर्स और एन इवेंट ऑकर्स विच रिक्वायर्स वाइंडिंग अप। होता क्या है, MOA में
लिखा होता है कि भाई इतने पीरियड तक कंपनी चलने वाली है। किसी किसी एमओयू में क्या होता है, लिखा होता है कि भाई इस डेट को या इस ईयर को हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, या फिर कंपनी में कुछ भी ऐसा हो गया जिसने की वजह से हमारी कंपनी को बंद करना पड़ गया, तो उस समय हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन बैठाएंगे, पास करेंगे अपनी कंपनी में और कंपनी को बंद कर देंगे। आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास्ड, अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द प्रोसेस एंड फाइल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। लिक्विडेटर याद रखना, कहीं अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर क्या करता है, सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, नेसेसरी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, किसके साथ, हमारे रजिस्ट्रार के साथ। समझ में आ गया। तो लिक्विडेटर छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर ये आता है तो फिर ये मत कहना कि शॉर्ट नोट्स में ये बताया नहीं थे ये वो। वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रिब्यूनल, ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये। The mode existed under the Companies Act 1956 has been omitted in मतलब 2013 के एक्ट में ही नहीं है, ये 1956 वाले में था। Earlier voluntary winding up could be supervised by the court, now tribunal। पहले कोर्ट था ये, अब ट्रिब्यूनल हो चुका है। बट नाउ ऑल प्रोसीडिंग्स आर आइदर वॉलेंट्री और थ्रू ट्रिब्यूनल ओनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले क्या होती थी, पहले कोर्ट के सुपरविजन में से होती थी, बट अब नहीं होती है। अब ट्रिब्यूनल जो है वो बस ध्यान रखता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का। कंक्लूजन, वाइंडिंग अप इज अ क्रिटिकल लीगल प्रोसेस that ensures fair treatment of all stakeholders. It can be either voluntary or ordered by tribunal depending on the situation। अलग अलग situations के ऊपर डिपेंड है। Now judicial restrictions on the alteration of article of association। ठीक है, जब हमारा बदलाव करने होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो क्या क्या उसके हमारे जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस है। The AOA are internal rules and regulations that govern of the management of a company under Section 14 of Companies Act 2013। The company can alter its AOA by passing a special resolution। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। However, there are certain judicial restrictions imposed by the court to protect stakeholders and prevent misuse। समझ में आया। अब पहला होता है मस्ट बी ए बोनाफाइड इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। हमने ऊपर भी पढ़ा था कंडीशन यार कि भाई कंपनी के हित में होना चाहिए। कंपनी के अगर आप अगेंस्ट कर रहे हो कोई चीज़, कंपनी को लॉस पहुंचाने लायक, तो वो कंपनी क्यों ही चाहेगी कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपडेट करे। कैन नॉट बी अगेंस्ट द एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट और लॉ। ठीक है, कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया का भी एक कानून है भाई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तो ठीक है, बट इंडिया का भी एक कानून है, उसके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी एक्ट के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। कैनॉट सैंक्शन फ्रॉड और ऑपरेशन, किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बिहाफ पे आप किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो सोसाइटी के हित में नहीं है। कैन नॉट वायलेट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। मतलब देखो, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है ना तो कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो वो जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप जो चेंजेस करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को वायलेट नहीं करना चाहिए। अल्ट्रेशंस कैन नॉट ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज अनलेस एग्रीड अपॉन, जब तक कि वो एग्रीड ना कर ले। अगर वो एग्री है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो एग्री नहीं और वो चीज़ वहाँ उसे तोड़ रही है तो गलत है फिर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी एग्रीज टू कीप अ डायरेक्टर फॉर 5 years, इट कैन नॉट अल्टर द AOA टू रिमूव हिम अनफेयरली। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने ये एग्री किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई आपको 5 साल तक डायरेक्टर रखेंगे, तो वो नहीं AOA में किसी भी तरीके की चेंज नहीं कर सकती कि उसे रिमूव कर दे। समझ में आया। अल्टरेशन शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। Any change should apply from the date of passing the resolution, not before. Retrospective changes affecting rights already exercised are not. Conclusion, though companies have the right to alter their AOA, the court ensured that the such alterations are made legally fairly। देखो, कंपनीज के पास अपने चेंजेस करने के राइट्स हैं, AOA में चेंजेस करने के राइट है कंपनी के पास, बट कोर्ट ये ध्यान रखती है कि वो लीगली हो, फेयरली हो, किसी के साथ कोई मतलब भेदभाव ना हो या किसी के साथ कुछ गलत ना हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स ऑफ कंपनी डिस्कस हिज पोजीशन इन रिलेशन टू कंपनी विच ही इज द प्रमोटर। प्रमोटर बताना है और उसका रिलेशन बताना है उस कंपनी के साथ जिसका वो प्रमोटर है। ठीक है, तो प्रमोटर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु टेक द इनिशियल स्टेप टू फॉर्म अ कंपनी। मैं ऊपर से बताता आ रहा हूँ ये चीज़। पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर देख लेते हैं। फिड्यूसरी रिलेशनशिप, अ प्रमोटर स्टैंड इन अ फिड्यूसरी ट्रस्ट बिट रिलेशनशिप विद द कंपनी। ही मस्ट, कहने का मतलब ये है कि भाई प्रमोटर कौन है। प्रमोटर वो है जिसने इनिशियल स्टेप ले रखा है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो उसका जो रिलेशनशिप है कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वाला है।
काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वाला है। यहाँ पे आप ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप भी लिख सकते हो, अगर आपको इस हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं करना है तो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप लिखो। ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली इन गुड फेथ, ठीक है, अवॉइडिंग एनी सीक्रेट्स, प्रॉफिट और मिस इन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को ना करते हुए अपनी कंपनी के साथ अच्छे स्वभाव के साथ परफॉर्म करें। Not an agent or trustee. A promoter is neither an agent nor a trustee because the company does not exist when he performs his duties, but still court treat him similarly to a trustee in terms of responsibility. देखो वो कोई एजेंट नहीं है, वो बंदा कोई एजेंट नहीं है, वो बंदा कोई ट्रस्टी नहीं है हमारी कंपनी का, क्योंकि वो तब भी काम कर रहा था जब कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी। बट हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो कानून है, उसे एक ट्रस्टी की तरह या उनकी सिमिलर ही ट्रीट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज, अ प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज और मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा मत समझना किसी मटेरियल का फैक्ट है, ऐसा नहीं है। मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मटेरियल चीज़ें वो होती हैं जिसको बताने के बाद आपके डिसीजन में चेंजेस होने के चांसेस हैं, तो उन चीज़ों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एनी प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द प्रमोशन, इफ नॉट कंपनी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम कंपनसेशन। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी मतलब कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम कर सकती है कंपनसेशन आपसे, इसलिए डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। Liability for untrue statements. If the promoter includes false information in the prospectus, he can be held liable under civil and criminal law for misrepresentation और फ्रॉड, ठीक है। अगर किसी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर प्रमोटर ने दे रखी है प्रोस्पेक्टस के अंदर, या किसी भी तरीके की कुछ गलत चीज़ बता रखी है, तो वो इस चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा सिविल कोर्ट और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंडर, ठीक है। राइट टू सैलरी मतलब अ प्रमोटर हैज़ नो ऑटोमेटिक राइट टू पेमेंट अनलेस द कंपनी एग्रीज, मतलब जो प्रमोटर होता है उसे कोई अधिकार नहीं होता पेमेंट करने का किसी को, जब तक कि कंपनी एग्री ना हो जाए। हिज सैलरी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज डिसीजन, ठीक है। उसकी जो सैलरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी के डिसीजंस पर बेस होगी, ठीक है। उससे पहले उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास खुद ही राइट है कि भाई मैंने कंपनी स्टार्ट कर रखी है, मैं इसको एग्जिस्टेंस में लाया हूँ, तो मैं अपनी पेमेंट खुद ही ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कंपनी जब तक एग्री नहीं करेगी तब तक कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन आप खुद पढ़ लेना। प्रोसीजर क्या है अल्ट्रेशन का, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में जब हम चेंजेस करते हैं एमओए में। तो एक सेकंड आगे चलते। देखो प्रोसीजर स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। कॉल अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। इशू नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, पहले बोर्ड मीटिंग को बुलाएंगे, फिर नोटिस इशू करेंगे। पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल विद आरओसी, मतलब आरओसी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए और कंक्लूजन, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं, आपको 6 के 6 स्टार याद रखने हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और आप आराम से पढ़ लोगे। पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इररेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिस्कस इट्स इफेक्ट, ठीक है। इररेगुलर अलॉटमेंट क्या होते हैं? इट मीन्स इशूइंग शेयर्स इन अ वे दैट डजंट अप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब इस तरीके से अपने शेयर को इशू करना जो कि उन लीगल प्रोविजन से कंप्लाई ना करते हो जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, ठीक है। मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हुए जो शेयर्स जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, जिस तरीके से अलॉट कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। इरेगुलर इफ अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड इरेगुलर कब माना जाता है? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, इफ द कंपनी अलॉट शेयर्स बिफोर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% होता है, ये हम अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। अगर 100 शेयर्स को आपने पब्लिक को इनवाइट किया है तो मिनिमम आपके 90 आने चाहिए, तभी आप इसे अलॉट कर पाओगे। बट अगर नहीं कर रहे हो, 90 आने से पहले या 90 नहीं आया तब भी कर रहे हो, तो उसे हम इरेगुलर अलॉटमेंट कहेंगे, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद सेबी गाइडलाइंस। अब सेबी आपको पता होगा, सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे इन सारे एक्टिविटीज़ पे, स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ पे, इन्वेस्टिंग पे नज़र रखती है। तो अगर उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी उसे हम इरेगुलर मानेंगे। डिले इन फिलिंग प्रोस्पेक्टस, इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, इट मे लीड टू इरेगुलरिटी। मतलब अगर उसे टाइम लगता है या वो डिले हो जाती है अपने प्रोस्पेक्टस को फिल करने में आरओसी से, तो वो इसे इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। नॉन कंप्लायंस विद टाइम लिमिट्स, शेयर मस्ट बी अलॉटेड विद इन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। मतलब एप्लीकेशन मनी देते हैं ना,
शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आके एप्लीकेशन मनी देते हैं और वो उन्हें रिसिप्ट पकड़ाते हैं एप्लीकेशन मनी की, तो उसके 60 डेज़ के अंदर शेयर्स अलॉट कर देने चाहिए, वरना ये फिर से इरेगुलर से अलॉटमेंट माना जाएगा शेयर्स का। ठीक है, अभी इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स आर लाइबल, पेनल्टीज लगती है, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये 4 हैं, 4 प्लीज़ पढ़ लेना। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा नीचे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा। ठीक है, अच्छा 2 टर्म्स आते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या होते हैं? इट इज़ द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ए शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं, मैंने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने शेयर्स बेचे हैं, इसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ट्रांसमिशन, इट इज़ द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ पासिंग शेयर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और लूनेसी ऑफ द शेयर होल्डर। अगर कल को किसी की डेथ हो जाती है और उसके पास जितने भी शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं उसने, और किसी भी तरीके की नॉमिनी की बात नहीं की गई है या कोई भी उसके नहीं मिलता है, तो उस केस में वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली किसी के पास चला जाता है। ठीक है, मतलब किसी के पास ट्रांसफर हो जाता है। नेचर, इट इज़ डेलिब्रेट एक्ट बाय द शेयर होल्डर। ये डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। इट हैपन्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेकिन ये कानून के द्वारा, ये तो रूल ही है कि भाई अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके शेयर्स आपने होल्ड किए हुए हैं तो वो किसी और के पास ऑटोमेटिक प्रोसेस से चला जाएगा। इनिशिएट किया जाता है शेयर होल्डर और ट्रांसफरर के द्वारा, मतलब जो भी शेयर होल्डर है उसके द्वारा। लीगल हेयर रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, मतलब जो भी हमारे लीगल उसके हेयर होते हैं, मतलब हेयर मतलब वो वाला हेयर नहीं, बाल वाला नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, मतलब आगे वाले जो बेटा और बेटी होते हैं, जो भी होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। कंसिडरेशन यूजुअली इन्वॉल्व कंसिडरेशन, मनी इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों होगा मनी इन्वॉल्व? जब भाई कोई मर गया है उसके शेयर्स उठा के दूसरों को ट्रांसफर कर दो तो इसमें मनी आया ही कहाँ से? लेकिन इसमें आता है, मनी आता है इसमें। क्यों? क्योंकि मेरे शेयर्स को मैंने बेचा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम साइंड बाई बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज, भाई मैं भी हूँ वो भी है, दोनों साइन करेंगे तो रिक्वायरमेंट अच्छी होती है डॉक्यूमेंटेशन की। रिक्वायर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोवेट, इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अप्रूवल रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट लगती है, यूजुअली रिकॉर्डेड बाय द कंपनी आफ्टर द वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। ये कंपनी के द्वारा वेरीफाई हो जाए तो फिर बाद में इसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। समझ में आया? स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी इज एप्लीकेबल, नो स्टैंप ड्यूटी इज पेबल। समझ में आया? ये कुछ मतलब डिफरेंसेस हो गए जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसे पढ़ लेना। ठीक है भाई, गोल्डन रूल और गोल्डन लेगेसी रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है? ये ऊपर की फॉर्मेलिटी यार पढ़ लेना, ये सब नाम वाम है, ये पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब बताने में, ये क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ है। नाम याद रहेगा तो लिख पाओगे, नहीं याद रहेगा मतलब कोई बात नहीं, ये जो बना के लिख सकते हो वो पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ कंपनी मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, वही चीज़ है, ऑल सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करने होते हैं। एंड मस्ट नॉट मिसलीड और हाइड एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, प्रोस्पेक्टस एक तरीके से लोगों को जब हम इनवाइट करते हैं तो उनको मतलब सारी डिटेल्स देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उसके मतलब कैसा वो परफॉर्म कर रही है, पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये कहता है, ये रूल ये कहता है, गोल्डन रूल या गोल्डन लेगेसी रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव, ये कहता है प्रोस्पेक्टस कि सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करो, कोई भी छुपाओ मत, किसी तरीके से मिसलीड मत करो, या किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपा के मत रखो अपने प्रोस्पेक्टस में। इन्वेस्टर्स को मिसलीड नहीं करना चाहिए। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड कंप्लीट सो दैट इन्वेस्टर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सारे जो प्रोस्पेक्टस होंगे, सारे स्टेटमेंट होंगे, अगर वो ऑनेस्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, तो इन्वेस्टर अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। जरूरी क्यों है ये? इन्वेस्टर्स रिलाई हैवली ऑन द प्रोस्पेक्टस बिफोर बाइंग शेयर्स और डिबेंचर्स। आप देखो, अगर आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप किस चीज़ के भरोसे जाते हो? भाई आपने जो उसके पैम्पलेट देखे होंगे, आपने उसके ऐड देखे होंगे, आपने कहीं ना कहीं उसके एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, उसी के भरोसे पे जाते हो, या फिर आपने किसी ना किसी से सुना होगा उसकी तरफ, तो पूरा आपका जो डिपेंडेंसी होती है वो उन्हीं के ऊपर होती है। तो उसी तरीके से जो हमारे इन्वेस्टर्स भाई होते हैं वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर ही डिपेंड होकर, हैविली डिपेंड होकर शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली और वो कहीं फंस गए तो ये तो बुरा हो जाएगा। इफ एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इट कैन लीड टू सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। अगर किसी तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई तो ये बुरा हो जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब अब वो फंसेंगे, लफड़े में फंसेंगे।
द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो मेक्स इट मैंडेटरी टू गिव फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर। कंपनी एक्ट 2013 भी यही कहता है हमें, ठीक है। की पॉइंट्स क्या क्या है इसके? प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ऑनेस्ट, कंप्लीट एंड फेयर होना चाहिए। नो कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब किसी भी तरीके से मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं है आपको। नो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। मटेरियल फैक्ट फिर से बोलता हूँ मैं आपको, मटेरियल फैक्ट क्या होता है? ऐसे फैक्ट, ऐसा इन्फॉर्मेशन भाई जिसे आप दोगे तो आपका जो डिसीजन है वो बदल जाएगा, ठीक है। मटेरियल फैक्ट क्योंकि इसलिए मटेरियलिटी का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, अगर पेपर में आता है तो आप क्या लिख के रहोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मटेरियल फैक्ट बार बार, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक बंदा है, ये कोई बंदा है विशाल नाम का, ठीक है। विशाल नाम का बंदा है और वो जाता है अपनी वेडिंग के लिए। एग्जाम्पल समझना, क्योंकि देखो मटेरियलिटी जो है ना वो आपके काफी सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक है। आपके वेडिंग के लिए जाता है तो, और वो जो लड़की है उसको मान लो स्मोकिंग की आदत है, उसको स्मोकिंग की आदत है, तो ये बात जो है ये विशाल से लड़की वालों ने छुपा के रखी थी। ये बात जो है ये विशाल से लड़की वालों ने छुपा कर रखी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी लड़की के बारे में, ये मटेरियल फैक्ट मानी जाएगी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये देने के बाद हो सकता था कि विशाल का डिसीजन बदल जाता, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे लगता है आपको कि भाई मैं इसे दूंगा और इसे इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो इसका डिसीजन बदल सकता है, तो वही जो इन्फॉर्मेशन है वो मटेरियल है। समझ में आया? वैसे तो फालतू इन्फॉर्मेशन से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर मान लो लड़की वाले कहते हैं विशाल को कि भाई कोल्ड ड्रिंक पीती है लड़की, तो उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन स्मोकिंग बड़ी चीज हो जाती है। राइट शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू रेज एडिशनल कैपिटल, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब हम शेयर्स ऑफर करते हैं कि भाई आप डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं, वो राइट शेयर्स होते हैं। बोनस शेयर्स हम उनको फ्री में देते हैं, ठीक है। किस मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में 2:1 हो सकता है, मतलब जिसके पास 2 शेयर उसको मैं 1 दूंगा, जिसके पास 4 शेयर उसको मैं 2 दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हो सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? टू रेज फ्रेश कैपिटल और एक्सपेंशन और अदर पर्पस। पर्पस ये होता है कि इसमें फ्रेश कैपिटल तो करना होता है, तो आप कहोगे कि फिर यार हम मार्केट में क्यों नहीं जा सकते, मार्केट में हमें डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं देना पड़ेगा, पैसे मिल जाएंगे। एक बात बताओ, आप मार्केट में अपने शेयर बेचने जाओगे, अभी आपके 100 शेयर होल्डर्स है कंपनी में, मार्केट में बेचने जाओगे कल को 120 हो जाएंगे, तो आपकी जो ऑनरशिप है वो तो एक्सपेंड हो गई ना। बट आपकी ऑनरशिप एक्सपेंड हो गई तो आपकी कंपनी में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इसीलिए अपने ऑनरशिप को एक्सपेंड ना करते हुए आप फ्रेश कैपिटल अपने ही शेयर होल्डर्स को बेचकर मंगा लोगे। तो कैपिटलाइज्ड कंपनीज प्रॉफिट और रिजर्व्स। अब बोनस शेयर किस लिए दिया जाता है, क्या पर्पस होता है? सबसे पहली बात तो रिवॉर्ड भी होता है, ठीक है। रिवॉर्ड होता है या फिर कंपनी के बोनस में भी दिए जा सके। दूसरी बात, कंपनीज के कुछ रिजर्व होते हैं, कंपनी के कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, उनको कैपिटलाइज करने के। कंसिडरेशन, शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर राइट शेयर्स। भाई डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सोर्सेज, इशूड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, इशूड फ्रॉम प्रॉफिट और रिजर्व्स। मतलब इशू ऑफ कैपिटल से, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, वहाँ से इशू होता है ये, और ये हमारा रिजर्व से दिया जाता है। ऑथराइजेशन, रिक्वायर्स ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स एंड बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन। ये AOA और बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन दोनों में रिक्वायर्स होता है इसका ऑथराइजेशन। रिक्वायर्स बोर्ड अप्रूवल एंड सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स, ठीक है। मतलब फ्री रिजर्व होने चाहिए सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपके पास है ही नहीं फिर भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे रहे हो या फिर लॉस करके दे रहे हो। आपके पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व होनी चाहिए और बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए। शेयर होल्डर्स कैन रीनाउंस ट्रांसफर जिसे कहते हैं द राइट शेयर्स। ये अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बोनस शेयर नहीं किया जा सकता। इंक्रीज शेयर कैपिटल एंड ब्रिंग इन कैश, इंक्रीज शेयर कैपिटल बट नो कैश इनफ्लो। ये शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है, बस इसमें कैश नहीं आता है और इसमें कैश आता है, इनफ्लो होता है। अच्छा, कंडीशंस क्या है बाईबैक के? बाईबैक होता क्या है? बाईबैक पहले ये समझ लेते हैं बाईबैक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो बाईबैक आ गया फिर क्या करोगे। बाईबैक का मतलब होता है जो कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो कल को जाती है अपने किसी शेयर होल्डर के पास, तो शेयर होल्डर बताता है कि भाई मेरे को जो शेयर्स है अपने, ये सेकेंडरी मार्केट में बेचने हैं। सेकेंडरी मार्केट, अच्छा सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और प्राइमरी मार्केट क्या होता है? क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर सेकंड हैंड शेयर्स बिकते हैं। सीधी सीधी बात आप ये समझ लो, मेरे जैसा आपके जैसा कोई बंदा जाकर अपने शेयर्स को दूसरे शेयर होल्डर्स को बेचता है, वही मार्केट सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अच्छा, फिर प्राइमरी क्या है? प्राइमरी मार्केट में इनिशियल लेवल पे कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को बेचती है, मतलब कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट करती है शेयर, वो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड यहाँ 10 जनों को शेयर्स बांट रही है,
ठीक है, मतलब बेच रही है, ऑफर कर रही है। तो ये जो मार्केट है ये है हमारा प्राइमरी मार्केट। अब इन 10 जने में से कोई 5-6 गए और ये अपने शेयर को बेचने लगे, इनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो जो मार्केट हो गया हमारा सॉरी सेकेंडरी मार्केट हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो बंदा गया ये आपकी कंपनी का जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को बेचने। तो कंपनी क्या सोचेगी, भाई ये शेयर्स को जाके बेच देगा, ऑनरशिप तो एक्सपेंड हो ही जानी है, तो कंपनी खुद ही जाकर सेकेंडरी मार्केट में अपने ही शेयर दोबारा खरीद लेगी। इसी को हम कहते हैं बाईबैक। ठीक है, इसके कंडीशंस क्या क्या हैं? ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, भाई खरीदने हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। बोर्ड एंड शेयर होल्डर अप्रूवल होना चाहिए। लिमिट ऑन बाईबैक maximum 25% of paid up capital and free reserves in financial year. In case of equity shares, it should not exceed 25% of total equity capital. Minimum maximum जो है 25% होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि अभी उस बंदे ने पूरे पैसे दिए ही नहीं और वो चला गया बेचने और मैं भी वापस चला गया खरीदने, ऐसा तो मेरा ही लॉस हो जाएगा। तो वो कंपनी के जो शेयर्स होने चाहिए फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्सली पेड अप नहीं होने चाहिए। सोर्सेज ऑफ बाईबैक क्या है? भाई फ्री रिजर्व से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से पैसे निकाल सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर इशू करते समय हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसे एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। हम कुछ पैसे 10 रुपये का शेयर होता है, हम 12 मंगवाते हैं, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, तो वहां से पैसे निकाल सकते हैं। ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज, देखो यहाँ पर मान लो मेरे को बाईबैक करने कुछ शेयर्स को, ठीक है, कुछ शेयर्स को बाईबैक करने, तो मैं पीछे क्या करूंगा, अपनी कंपनी में अलग अलग कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू कर दूंगा, बट सेम काइंड के नहीं। इक्विटी शेयर्स बाईबैक करने हैं तो मैं किसी और तरीके के सिक्योरिटीज को इशू कर सकता हूँ, बट सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय द बोर्ड दैट कंपनी इज सॉल्वेंट एंड विल नॉट डिफॉल्ट एंड डेट्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है बोर्ड को बताना पड़ता है कि भाई हम सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, हमारे पास इतनी लिमिट है। ठीक है, नो न्यू इशू फॉर 6 मंथ्स, कंपनी कैन नॉट इशू द सेम टाइप ऑफ शेयर्स फॉर 6 मंथ्स आफ्टर बाईबैक। बाईबैक के बाद कंपनी उसी टाइप के शेयर्स 6 महीने तक दोबारा इशू नहीं कर सकती। डेट इक्विटी रेशियो बाईबैक के बाद, पोस्ट लिखा हुआ है तो बाईबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, यानी डेट होना चाहिए 2 और खुद का पैसा होना चाहिए इक्विटी 1। ठीक है, अब हम धीरे धीरे वीडियो के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई नो, बट इट इज़ ओके। वाइंडिंग अप क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है, ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार आप ये पढ़ लेना। ठीक है, आता है हु विल डिस्क्वालीफाई, एक सेकेंड, सिर्फ 2 पेजेस बाकी हैं, जल्दी खत्म कर लेते हैं। हु विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कुछ है, ये तो ऊपर हमारे लिखे हुए हैं कि द फॉलोइंग पर्सन। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। अ बॉडी कॉर्पोरेट सच एज कंपनी और कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, मतलब कोई एक कंपनी आके मेरे कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती। एक इंडिविजुअल या अकाउंटेबिलिटी जो है, मतलब एक प्रोफेशनल आके बन सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल और अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, आया समझ में? एक इंडिविजुअल या फर्म हमारी आके बन सकती है ऑडिटर, एक कंपनी और कॉर्पोरेशन आके नहीं बन सकती। एन ऑफिसर और एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, मतलब किसी तरीके का ऑफिसर है, किसी तरीके का कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो भी हमारा नहीं बन सकता यहाँ पे ऑडिटर। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एन, मतलब हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई रिलेटिव हो, या हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, उसका कोई रिलेटिव हो, वो भी नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज indebted to the company, if a person owns the company more than 5 lakh, she cannot be appointed as an auditor. The financial dependency can influence the objectivity of auditor. कहने का मतलब ये है, अगर वो जो कंपनी है, अगर जो पर्सन है वो कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा ले रखा है, तो उस समय पे पर्सन हु हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, एनीवन हु हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, तीनों क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, तो भी आप नहीं बन सकते। अ पर्सन हुज रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी, ठीक है, अगर किसी पर्सन का जो रिलेटिव भी है और वो हमारी कंपनीज के सिक्योरिटीज होल्ड करता है, तो वो भी नहीं बन सकता। ठीक है, सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 1 लाख इन द कंपनी और इट्स रिलेटेड कंपनी, द ऑडिटर बिकम्स डिस्क्वालीफाइड। अ पर्सन हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ए फ्रॉड, मतलब जो फ्रॉड की तरह निकाला गया हो, फ्रॉड माना गया हो, किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स प्रोहिबिटेड सर्विसेज, इफ अ person is already rendering services that are prohibited for auditors under section 144
लाइक इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। अगर किसी भी तरीके के प्रोहिबिटेड सर्विसेज में इन्वॉल्व है या प्रोवाइड करता है तो भी वो हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता। समझ में आया? तो फाइनली हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। फिर भी अगर कुछ लगता है मेरे को कि कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ भी ऐसा जो इस वीडियो में मिस हो गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एग्जाम देने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे या 2 घंटे पहले, जब भी आपके पास टाइम हो, एक बार टेलीग्राम चैनल ओपन करके एक बार आप देख लें कि कुछ इंपॉर्टेंट आया कि नहीं आया। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो लास्ट टाइम पे, लेकिन फिर भी इतना मोर देन सफिशिएंट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो वैसे अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।